हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि हेल्प हो जाए एग्जाम्स में। वैसे देखो, अभी जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, ये पहले एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ना एग्जाम में ये सब पूछना बंद कर दिया। एग्जाम ज़्यादा ओल्ड और करंट हो गया, करंट पे स्कीम्स पे ओरिएंटेड होता जा रहा है। पहले स्टैटिक्स पोर्शन बहुत पूछा जाता था, अब तो वो भी बहुत मतलब कम कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्टैटिक हो गया है। ठीक है, तो अभी एक बार फिर भी हमारा काम है सब कुछ होलसम पढ़ना। और नहीं भी हो तो हमें अपने देश के कुछ महान इंसानों के बारे में पता होना चाहिए, इंस्पिरेशन के लिए भी। दूसरा, हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए कि हम बता सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे महान लोग रहे थे, और उनसे सीखने को भी मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे। उसको पहले बड़ा कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, इससे काम नहीं होगा। हाँ, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, ठीक है। पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय, जन्म का हुआ 25 सितंबर 1916 में हुआ था। नागला चंदावन विलेज में, मथुरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। सोचो, मथुरा में एक बहुत बड़े महान इंसान का जन्म हुआ था। ऐसे बोल सकते कृष्ण जी के बाद ये भी महान थे उत्तर प्रदेश में। इन्होंने पहले अपनी माँ को खो दिया, बाद में इनके पिताजी की भी डेथ हो गई, फिर ये अपने मामा के यहाँ के चले गए, मामा ने इनका देखभाल करी। ठीक है। मामा का इनके जीवन पे बहुत बड़ा कह सकते हो छाप रही। एक किस्सा है कि जब ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और ये डीएम बन गए थे, मतलब सिविल सर्विसेज उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, कह सकते हैं एसडीएम, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया था। तो इनके मामा खुश हुए कि अब हमारा बेटा गरीबी से निकालेगा। पर इन्होंने ज्वाइन नहीं करा, इन्होंने छोड़ दिया कि नहीं। और इन्होंने एक लेटर लिखा था मामा को कि सब तो देश के लिए, मतलब आपके लिए करने के लिए हर हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा उनके लिए कुछ करे, पर देश के लिए फिर कौन करेगा, तो मैं देश के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। ठीक है। आप पूछोगे दीनदयाल उपाध्याय जो पहली बार सुन रहे हो वो कौन है, आप समझ सकते हो जो आरएसएस है, संघ जिसे बोलते हैं, या आज कह सकते हैं बीजेपी पार्टी का एक बड़ा रोल। तो जो स्थापना है ना बीजेपी पार्टी की, जैसे कांग्रेस को अगर आप देखें, तो कांग्रेस से जुड़े हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आज़ादी से पहले कांग्रेस को देखे, जब ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब कुछ लोग अहम थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, है ना, ऐसे ब्योमकेश चंद्र चटर्जी। तो ये सब तुमने नाम सुने होंगे। फिर थोड़ा सा आगे आओगे तो कांग्रेस से आप नेहरू जी को जुड़े देखोगे, गांधी जी को जुड़े देखोगे, सुभाष चंद्र बोस को जुड़े देखोगे। उसके बाद जब आज़ादी के बाद आप काफ़ी लोग सुनोगे, जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है। सॉरी। ठीक है, नेहरू जी तो बहुत टाइम, 12 साल उसके बाद रहे थे, 15 साल रहे थे। तो ऐसा सा रहा। अब फिर जब बीजेपी को देख रहे हो, तो आप बीजेपी में एक बड़े नाम देखते हो, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उससे भी पहले जो बड़े नाम है, जो हमारे जन्म से भी पहले बड़े नाम थे, उनमें से एक बड़ा नाम है दीनदयाल उपाध्याय। जो पुरानी स्कीम्स थी ना, जैसे पहले जब इंदिरा गांधी जी के नाम से बहुत सारी स्कीम चल रही थी, गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से बहुत चली, अभी मोदी जी के नाम से बहुत सारी स्कीम चलती है, ऐसी उस समय पे इनके नाम से काफी स्कीम चली थी। काफी यंग एज में ये बहुत डिसिप्लिन थे। अब ये देखोगे जितने भी पुराने लीडर है, अगर लीडर की क्वालिटीज देखे, अगर कोई मुझसे पूछे लीडर की क्वालिटी क्या है, किसी का भी अब उठा लो, चाहे अब्दुल कलाम उठा लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस उठा लो, किसी भी बड़े लीडर को उठा लो, वो एक उसमें कॉमन चीज मिलेगी, डिसिप्लिन। अगर आपको भी बड़ा लीडर बनना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्पिरिट थी, मतलब पढ़ने लिखना बहुत अच्छा पसंद था, कंपैशन था, लोगों के प्रति दया भावना थी, और क्वालिटीज थी जो लाइफ को शेप करने के लिए जरूरी थी, उनमें सब क्वालिटीज थी। स्कूल हुआ इनका राजस्थान से, सीकर और कोटा से। फिर उसके बाद इन्होंने बिरला कॉलेज पिलानी से अपना 12th किया। फिर इन्होंने कानपुर के सनातन धर्म इस कॉलेज से बीए कंप्लीट की। एमए के लिए ये आगरा आ गए थे, सेंट जॉन्स कॉलेज में। अगर आगरा में कोई अभी जान रहा हो तो सेंट जॉन्स कॉलेज में ये पढ़े हैं, पर इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। एमए कंप्लीट करने से पहले छोड़ गए थे, क्यों? क्योंकि इनके जो मामा की बेटी थी, मतलब इनकी ममेरी बहन, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्हें वापस जाना पड़ा था। फिर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था 1937 में। उसके फुल प्रचारक बन गए थे। नेशनल यूनिटी और डिसिप्लिन की बात करते हैं, और एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर और थिंकर है। आप जितने भी बड़े लीडर देखोगे, सॉरी, आप जितने भी बड़े लीडर देखोगे, उन सब में एक बड़ी लीडरों में एक और अच्छी क्वालिटी, जो पॉलिटिशियन, उनकी एक बड़ी क्वालिटी आप देखोगे, वो ऑडिटर बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, थिंक अच्छा कर लेते हैं, और वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे बोल सकते हैं कम्युनिकेटर, अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं वो। ठीक, तो ये क्वालिटीज आप डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। 1955 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी। और इनकी आइडियोलॉजी जो कहती है, वो कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, जो आज भी आप देख रहे हो ना, हिंदुत्व की तरफ ज्यादा है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे इनकी फोकस था। फिर ये जनसंघ के सेक्रेटरी बने, और बाद में नेशनल प्रेसिडेंट बने
नेशनल प्रेसिडेंट बने 1967 में। ठीक है, पहली बार इन्होंने जौनपुर लोकसभा इलेक्शन 1963 वाला इलेक्ट किया, बट उसमें ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है, पर एक्टिवली ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे उसके बाद। अगर ये मरते, इनकी एक और, ये लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, कि ये अचानक मौत हुई थी, तो कुछ लोगों का है कि इनको मर्डर किया, दुर्घटना में मर गए, कंफर्म नहीं हो पाया। अगर ये जिंदा रहते तो आप समझते हो इतिहास में एक बड़ा नाम फिर कुछ और होता है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते तो इतिहास अलग होता, या फिर डॉक्टर वो लोहा पुरुष, जो हमारे देश के लोहा पुरुष थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते और सुभाष चंद्र प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद देश का इतिहास कुछ और होता। तो वैसा ही इनका था, अगर ये कुछ और साल जी जाते तो देश का इतिहास कुछ और होता। इनकी फिलोसफिकल क्या था, ये इंट्रीगल ह्यूमनिज्म को मानते थे, कि मतलब इंसानियत और इंसान को ज्यादा महत्व देते थे, मटेरियलिस्ट चीजों को कम ध्यान देते थे। इनका बोले एक तो मानव दर्शन, ये मानव दर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट है जो होलिस्टिक होना चाहिए, बॉडी का, माइंड का, इंटेलेक्चुअल और सोल सबका होना चाहिए, होल ह्यूमन बीइंग की वैल्यू बननी चाहिए। पर किसके साथ मिलके डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट में दिक्कत ये, पर कल्चरल वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। ये रिजेक्ट करते हैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को, एकदम खारिज कर देते हैं। पर ये फिर अप्रोच क्या करते हैं कि बैलेंस अप्रोच करते हैं, कि कल्चर होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी पे बात करते हैं ये इनका एक हो गया। दूसरा इनकी थिंकिंग क्या है, अंत्योदय, राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। ये कह रहे हैं, इनका ये मानना है डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है। जैसे अब अम्बेडकर बोलेंगे, अम्बेडकर जी बोलते हैं कि डेवलपमेंट का पैरामीटर है कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट सबसे पहले होना चाहिए। अगर महिला अपलिफ्ट हो गई तो घर अपलिफ्ट होगा, घर अपलिफ्ट होगा तो सोसाइटी अपलिफ्ट होगी, सोसाइटी अपलिफ्ट होगी तो देश अपलिफ्ट होगा। इनका है आखिरी इंसान अपलिफ्ट होना चाहिए, आखिरी इंसान तक प्रॉस्पेरिटी जानी चाहिए, तब जाके देश का ट्रू प्रोग्रेस होगी। जब लीस्ट प्रिविलेज, आखिरी इंसान, उसको, जैसे अब कोई सीढ़ी है ना, अब हमारी सोसाइटी की सीढ़ी का जो सबसे लास्ट का इंसान है, वो अगर प्रॉस्परस जी पा रहा है, वो अच्छे से जी पा रहा है, तो फिर तुम्हारी सोसाइटी सही चल रही है। अंत्योदय का मतलब क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन, गरीब से गरीब और डिप्राइव पर्सन पे फोकस होना चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस होना चाहिए पॉलिसी डिस्कशन में। ठीक, इन्होंने राइटिंग करी और जर्नलिज्म पे भी काम किया। तो जर्नलिज्म में इन्होंने राइटिंग की, राष्ट्र धर्म एक स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद एडिटर वीकली शुरू किया, पंचजैन, उसके बाद स्वदेश के न्यूज़पेपर के एडिटर बने, वो शुरू किया। और इन इन सारे न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर से क्या स्प्लिट करते थे, नेशनल आइडिया, सोशल आइडिया, ये सब अपने बारे में और देश के बारे में गलत जो चीज़ हो रही थी, जैसे आजकल जितने इन्फ्लुएंसर हैं। अब आज सोचना, मैं बता रहा हूँ, लिख लो, आज आज से 50 साल बाद हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए पता कौन होगा, यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। सच बात है ये। आप देखो सोसाइटी ऐसे ही करती है, जो पॉपुलर है सोसाइटी में, जो पॉपुलर है लोगों के बीच, वही आगे चल के आपका नेतृत्व करता है। जब पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, वो देश की आज़ादी के बाद नेता बने। फिर आप देखोगे जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, राजा महाराजा, बाद में पॉलिटिक्स में आ गए। जो भी तुम्हारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, बॉलीवुड स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ठीक है, और वो सब भी पॉलिटिक्स में आए। ऐसा नहीं है कि सब कोई 12%, 12 जो सीट रिजर्व है राज्यसभा में आए, बहुतों ने इलेक्शन लड़ा, जैसे अभी हेमा मालिनी ने लड़ा। ठीक है, सब आए हैं ना इलेक्शन लड़ लड़के, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स पर्सन सब आते हैं, सबको पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स की पावर बहुत अलग है। अब क्या है, आने वाले टाइम में यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वाले लोग आएंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोग उनके, वो लोगों के बीच में ज्यादा महत्व रख रहे हैं आजकल। इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 फरवरी 1968 में हुई थी, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर रात को 2 बजे इनकी बॉडी पाई गई मृत हालत में। अब ये कैसे हुई डेथ, ये हमें नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं मर्डर कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, कुछ बोलते हैं कि अज्ञात चीज से मौत हो गई। तो मौत का पता नहीं चल पाया कभी, ऐसे सुभाष चंद्र बोस की मौत का पता नहीं चल पाया। अब इनकी लेगेसी क्या थी, इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या करा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडिया थे, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ भारतीय जन संघ, बाद में यही जाके भारतीय जनता पार्टी बनती है, जो आज बीजेपी है ना, उसके स्थापना फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है ये, समझिए। फिर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, इनके बर्थडे पे 25 दिसंबर को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं। ठीक है, लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। फिर इनके मेमोरियल में क्या बनाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर वाराणसी में बना रखा है 2020 में। किसने बनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने। एक म्यूजियम स्टेचू बनाया है इनकी लाइफ और वर्क के बारे में, कहाँ बनाया, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। ये दो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ला। इनका यही वो कोट है, वो आप देख लो,
बुक्स में भी लिख सकते हो, अपने अपने ऐसे में भी लिख सकते हो। आर्थिक योजना तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर एक सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। ये अंत्योदय की फिलोसफी, आप ये बात करना चाह रहे हैं। इथिकल पॉलिटिक्स पर एडवोकेट करते थे, ठीक है। डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति पर नहीं, इथिकल पॉलिटिक्स पर, आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते थे, पूरे सिटीजन्स को फोकस करने की बात करते थे, कल्चरल रूट और गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात करते थे, नेशन बिल्डिंग की बात करते थे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।